हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर पीजीटी एग्जाम 2022-23 में। जो पीजीटी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो केवी हो, नवोदय विद्यालय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, उन सभी को कवर करते हुए मैंने आपके लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज मैंने रेडी किया है। इसके लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ यूट्यूब में आपको फ्री लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करूंगा। और इस वीडियो में, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन। पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आज से पहले प्रीवियस ईयर में किसी पीजीटी एग्जाम्स में आए होंगे। उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे साथ बने रहिए और साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बेहतर वीडियो बना सकूं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, सेल साइकिल एंड डिवीजन। चलिए, तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने टॉपिक में। हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड डिवीजन, राइट। सो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, राइट। आपको पता ही होगा कि जो हमारा सेल होता है वो हमारा क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, राइट। सेल को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। एंड दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं रुडोल्फ विर्को, राइट। मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हमने कहा था रुडोल्फ विर्को, राइट। तो रुडोल्फ विर्को ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एवरी सेल्स, राइट, एवरी सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल जो है वो पहले से प्रेजेंट जो सेल होंगे उन्हीं से जनरेट होकर के न्यू दो सेल्स के क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो हमारा जो प्रीवियस सेल है वो हमारा कहलाता है पेरेंटल सेल। और पेरेंटल सेल से डिवीजन होने पे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ माइटोसिस, और फोर डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ मियोसिस, राइट। तो इस बेसिस पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें हमने कुछ बातें और भी बताई है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी सेल से ही बने होंगे। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस हो सकते। इवन जब भी कभी डिवीजन होगा तो एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल का डिवीजन होगा। ये दोनों डॉटर सेल सेम टू सेम अपने पेरेंटल सेल के जैसे होंगे और ये आगे चल के डिफरेंशिएट होकर के वैरायटीज ऑफ सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यदि हमने प्रीवियस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर लिया हो, जो कि हमारे प्रीवियस के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको मिल जाएगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, इसमें हम मेनली फोकस करेंगे आपके टॉपिक को जिसका नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, राइट, डिवीजन के बेस पे हमने सेल्स को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, सबसे पहले ऐसे सेल्स हैं जो कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता। ऐसे सेल्स दे आर नॉट एबल टू डिवाइड। तो यहाँ पे मैं कैटेगराइज कर देता हूं कि ये जो सेल है नॉट एबल टू डिवाइड, ये डिवाइडिंग सेल नहीं है। तो ऐसे सेल जो डिवाइड नहीं होते उनको हमने कहा डिफरेंशिएटेड। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, डिफरेंशिएटेड कहा, डिफरेंशिएटेड सेल कहा। ठीक है, ऐसे सेल जिनका फेथ कंप्लीट हो जाता है, जो अपने डेस्टिनी को पा चुका है, वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। और ह्यूमन बॉडी के यदि हम उसमें कंपैरिजन करें तो आपका ये आता है नर्व सेल, ठीक है, हार्ट सेल, आरबीसीएस और स्केलेटल सेल्स। ये सेल्स डिफरेंशिएट होने के बाद कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड कैटेगरी में जो आता है हमारा सेल, ये आपका मान लो फर्स्ट कैटेगरी है। तो सेकेंड कैटेगरी में ऐसे सेल्स आते हैं जो डिवाइड तो नहीं करते हैं, बट आफ्टर स्पेसिफिक स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलेशन के बाद, तो यहां पे ले लेते हैं आफ्टर स्टिमुलेशन, आफ्टर स्टिमुलेशन, राइट। तो ऐसे सेल्स जो स्टिमुलेशन मिलने के बाद यदि डिवाइड करते हो, बट नॉर्मली वो डिवाइड नहीं हो पाते,
ऐसे सेल्स को हमने सेकेंड कैटेगरी में रखा है। और इसमें आपका आता है स्किन सेल। फॉर एग्जांपल, आपके हाथों में डैमेज हुआ है, तो डैमेज होने के बाद ही आपका स्किन सेल रिपेयर होता है। ऑटोमेटेड विदाउट डैमेज कभी भी रिपेयर नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। ये हमारी सेकेंड कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी में आपका एक स्किन सेल है और एक आपका बी सेल है। ये बी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट मान सकते हैं। और एक होता है आपका टी सेल, राइट। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पे एक आता है थर्ड कैटेगरी। ये जो है ऑलवेज ऑलवेज कैपेबल ऑलवेज कैपेबल टू डिवाइड। ऐसे सेल जो हमेशा डिवाइड करते हैं, कभी भी वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। इन सेल्स को हमने थर्ड कैटेगरी में रखा है और ये सेल हमेशा डिवाइड करते हैं। इनमें से एग्जांपल यदि लोगे तो सबसे पहले तो की पॉइंट याद कर लो, स्टेम सेल्स। प्लांट में हम बोलेंगे इसको मेरिस्टेमेटिक सेल और एनिमल के केस में हम बोल देंगे इसको स्टेम सेल। तो ये सेल्स, जैसे कि हमारे ह्यूमन में बोलेंगे बोन मैरो एंड अदर ऑल टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स आर कैपेबल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल्स। जो हमारा स्टेम सेल होते हैं वो हमेशा एसिमेट्रिकल डिवीजन करके दो सेल बनाते हैं, जिसमें से एक सेल वापस कैसे काम करेगा, एज अ स्टेम सेल। ये जो सेल है वो एज अ स्टेम सेल यहाँ पे वर्क करेगा। और जो सेकेंड सेल है वो डिफरेंशिएट होकर के अदर प्रोजेनिटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये प्रोजेनिटर सेल हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, प्लेटलेट्स एंड अदर सेल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आई होप कि पहले स्लाइड में जो हमारे सेल डिवीजन का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड वीडियो स्लाइड्स में। चलिए, यहां से अभी तो हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन को कवर किया था। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमको मेन हमारे टॉपिक में आना है, जिसका नाम है सेल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सेल साइकिल को टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक हम पार्ट को हम बोल रहे हैं इंटरफेज और सेकेंड पार्ट को हम बोल रहे हैं एम फेज। और एम फेज मतलब होता है डिवीजन फेज, राइट। तो इंटरफेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको हमको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो सेल साइकिल का इंटरफेस होता है वहां पे सेल डिवाइड नहीं होते। यहाँ पे सिंपली यदि मैं बोलूं नो सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होता। तो सेल का डिवीजन कहाँ होगा, तो सेल का डिवीजन कहाँ पे होगा, एम फेज में होगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं सेल डिवीजन अकर, राइट। तो यहाँ पे सेल डिवीजन होगा और इंटरफेज में सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। तो भाई हम स्टडी कर रहे हैं सेल डिवीजन और इस फेज में सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा। तो जब यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें होती है सेल के लिए। एक तो हम बोलेंगे ग्रोथ, है ना भाई, सेल का ग्रोथ हो रहा है एंड सेल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। सेल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। तो किसी भी सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो इंटरफेज में होता है। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हो क्यों रहा है, ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में इंटरफेज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो क्यों रहा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज the individual cells are preparing for cell division। जो सेल डिवीजन करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि हम इसको बोल सकते हैं प्रिपरेशन फेज फॉर सेल डिवीजन, राइट। ये हमारे सेल डिवीजन के लिए एक तरह से क्या है, प्रिपरेशन फेज है, जिसमें सेल अपने आप को रेडी करता है ताकि वो आगे जाके एम फेज में सेल डिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रिपरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो इंटरफेज होता है उसको हमने टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको टोटल हमने क्या किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं,
तो इंटरफेस को हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला है G1 फेज, सेकेंड नंबर पे आता है S फेज और थर्ड नंबर पे आता है G2 फेजेस। ठीक है, यहाँ पे सभी में हमको यहाँ पे फेज मेंशन कर देना है। एक काम और है यहाँ पे इंटरफेस की, यदि मैं प्रॉपरली बात करूँ तो, कि जो इंटरफेस है उसमें ऐसे मटेरियल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ मटेरियल्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन, या फिर हम बोल सकते हैं एंजाइम्स। ऐसे मटेरियल, ऐसे प्रोटीन या फिर ऐसे एंजाइम्स which are required, right, which are required, कहाँ, which are required in M phase, right, ऐसे सेल या ऐसे प्रोटीन कंपोनेंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट हमको एम फेज में होती है, वो कहाँ पे बनता है, आर सिंथेसाइज्ड, आर सिंथेसाइज्ड इन इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में वो प्रोटीन, वो कंपोनेंट्स बनेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हमको आगे चल के एम फेज में सेल डिवीजन के रिक्वायरमेंट के लिए होगी। वो सभी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो सेल डिवीजन होगा, सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ होगा और सेल का डेवलपमेंट होगा। इसके टोटल 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2। इसको हम प्रिपरेशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि सेल अपना प्रिपरेशन कर रहा होता है किसके लिए, एम फेज के लिए। साथ में ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस आपके इंटरफेज में होगा जिनकी रिक्वायरमेंट हमें आगे चल के एम फेज में होती है। ठीक है, अब यदि हम एम फेज की बात करेंगे तो एक्चुअल में, यदि मैं उसको बोलूं, एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है, ठीक है, सेल डिवीजन अकर इन व्हाट, एम फेज। एम फेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, और एम फेज को हमने दो तरह के सेल डिवीजन से डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स जो एम फेज, जो सेल डिवीजन फेज है, उसको हमने दो अलग अलग डिवीजन फेज में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है या फिर डिफरेंशिएट कर दिया है। एक का नाम है माइटोसिस, एक आपका क्या हो जाएगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, और एक आपका हो जाएगा मियोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों को कैटेगराइज किया गया है कौन से फेज में, एम फेज में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आई होप कि ये पूरे प्रोसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे देखना, जो एम फेज है या फिर जो मियोसिस है या माइटोसिस है, दोनों को प्रॉपर फिर से दो फेजेस में और डिवाइड किया गया है। यदि आप बात करो माइटोसिस का, तो भी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और या फिर बात करें म्यूसिस, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा फेज है भाई, तो एक है आपका कैरियो, एक है आपका कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड है आपका साइटोकाइनेसिस। क्या है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और जहां साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, राइट, जहां साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे इंटरफेस का। इंटरफेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देखेंगे किसको, एम फेज में। ठीक है, आई होप कि ये भी स्लाइड आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल किसके बारे में, इंटरफेस के बारे में। चलिए, अब ये देखिए, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे एम फेज को यहाँ पे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, उसके बाद इंटरफेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वही देख, हमने देखा G1 फेज में गए, G1 फेज के बाद हम गए S फेज में, S फेज के बाद हम गए G2 फेज में। G2 फेज में जाने के बाद या तो वो सेल माइटोसिस करेगा या तो वो मियोसिस करेगा, डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस का सेल डिवीजन है। ठीक है, तो जो माइटोसिस है उसमें क्या होता है, एक पेरेंटल सेल है जो कि डिप्लॉइड होते हैं। हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है भाई, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक है, हमारे पास जो भी क्रोमोसोम है वो सेट में है, पेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक पेरेंटल सेल है जो कि डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड में जब डिवीजन होगा तो ये दो डॉटर सेल बनाएंगे, और दोनों के दोनों डॉटर सेल जो है वो डिप्लॉइड होंगे। यदि मैं माइटोसिस की बात करूंगा तो माइटोसिस में
एक पेरेंटल सेल में जब डिवीजन होंगे तो एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और दोनों के दोनों सेल कैसे हैं, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब यदि हमारे पेरेंटल सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो दोनों डॉटर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब इसके नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए ये पूरे डॉटर सेल और पेरेंटल सेल सबके सब सेम है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल सेल डिवीजन की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इक्विटोरियल सेल डिवीजन। ओके, बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में क्या होगा, एक डिप्लॉइड सेल है, ये डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनाएंगे, मगर डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे। डिप्लॉइड से हम मान लेते हैं n हो गया, मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि टोटल 46 रहा होगा, तो यहाँ पे हो गया 23 और यहाँ पे हो गया 23। फिर ये फिर से डिवीजन करेंगे और ये टोटल 2 सेल यहाँ से बनेगा और 2 सेल कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। सब के सब कैसे हैं, हेप्लॉइड है। मतलब एक बार मियोसिस होगा तो टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक बार माइटोसिस होगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे समझिएगा। अब हमने कहा भाई कि इसमें जब क्रोमोसोम के नंबर सेम थे तो हमने इसको कह दिया इक्विटोरियल सेल डिवीजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ हो गया, तो हाफ हो गया तो इसका क्या नाम रखेंगे भाई, रिडक्शनल। इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिडक्शनल सेल डिवीजन है। ठीक है, जब माइटोसिस एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कितने सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर क्या होंगे, 2 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। जब भी कभी आपका माइटोसिस होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 2 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। बट मियोसिस में आपने देखा अभी कि ये आपका मियोसिस 1 है और ये आपका मियोसिस 2 है। यदि दोनों मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कंप्लीट होते हैं, एक साइकिल जो कंप्लीट होता है, तो टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 4 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ये जो है वो किस चीज के लिए है, मतलब हमारी बॉडी में माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या होता है, मतलब इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो भाई माइटोसिस सेल डिवीजन से हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, जो माइटोसिस सेल डिवीजन है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, ठीक है, एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोसिस हमारे बॉडी का ग्रोथ करेगा, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करेगा। आप जब पैदा हुए थे तो छोटे से बच्चे थे, अभी आप एडल्ट हो गए हैं, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपका माइटोसिस सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम इसको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस मतलब कि मियोसिस से आपका गैमिट बनेगा और माइटोसिस से आपके अदर जो सेल्स हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, नंबर उनके बढ़ेंगे और आपकी साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे बात होती है, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात है तो ये कहाँ होगा, जो माइटोसिस सेल डिवीजन है ओनली अकर इन किन सेल्स में होंगे, तो इसके लिए हमने नाम रखा है क्या, सोमैटिक सेल। ठीक है, जो माइटोसिस होगा वो सोमैटिक सेल्स में कंडक्ट होंगे, मगर जो मियोसिस है वो हमारे जर्मिनल सेल्स में। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, अकर इन जर्मिनल सेल्स। ठीक है, जो मियोसिस होगा वो हमारे जर्मिनल सेल में होगा और जो माइटोसिस है वो हमारे सोमैटिक सेल्स में होंगे। इसमें एक पॉइंट और हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई जो आपके पेरेंटल सेल हैं वो डिवाइड होके सेम अपने जैसे सेल्स को डिवाइड बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये जो है वो प्रोवाइड करता है हमको स्टेबिलिटी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी
टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स को बार बार अपने पेरेंटल सेल के जैसा सेल को प्रोड्यूस करके उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मगर जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वेरिएशंस के लिए, क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड वेरिएशन, प्रोवाइड वेरिएशंस। आपके घर में 5 मेंबर हैं और पांचों के 5 मेंबर जो है वो अलग अलग दिखते हैं। दिखने का रीजन क्या है? जबकि आपकी फैमिली सेम है, तो उसका रीजन जो है वो आपका क्या है? वेरिएशन है। और वेरिएशन किसके कारण आता है? मियोसिस सेल डिवीजन के कारण। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेल डिवीजन में आपका होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये जो माइटोसिस है उसका की पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, इसका हम बात करें यदि की पॉइंट का, तो की पॉइंट में सबसे पहले एक तो हमने पहला पॉइंट ही मेंशन किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। सेकेंड पॉइंट, ये हमारे बॉडी के रिपेयर सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि सोमैटिक सेल का जो रिपेयरिंग होगा वो किसके थ्रू होगा? आपके माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होगा। ठीक है, और ये और क्या करता है भाई? तो मेंटेनेंस करता है। मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोसॉल रेशियो। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोसॉल के रेशियो को बराबर रखता है, कभी भी चेंज अप डाउन नहीं होने देता। ये सभी फंक्शन जो है आपके किसके हैं? माइटोसिस के। ओके, सो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेल साइकिल। और सेल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जैसे कि हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। ह्यूमन में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो होता है टोटल 24 आवर्स का। मगर ईस्ट में यदि हम बात करें तो बहुत ही कम, 90 मिनट में सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारे में क्या हो रहा है? 24 आवर्स। मगर ईस्ट में जो है 1.5 आवर्स में वो जो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। इन दोनों की पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमारे इंटरफेज में 3 स्टेप थे, G1, S फेज और यहाँ पे है G2 फेज। इन तीनों को हमने इंटरफेस की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब आप ड्यूरेशन देखिएगा, सेल साइकिल में देखो सबसे लंबा ड्यूरेशन जो है आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, और ग्रीन कलर में दिख रहा है, दैट मीन्स जो G1 फेज है वो टोटल 11 आवर्स का होता है। एक सिंगल G1 फेज 11 आवर्स में कंप्लीट होता है इन द केस ऑफ ह्यूमन। ओके, देन जो S फेज है वो कंप्लीट होगा आपके 8 आवर्स में। इसका जो है हम बोलेंगे, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 8 आवर्स। तो 11 और 8 आवर्स कितने हो गए? 19 आवर्स। ठीक है, हमारे पास अभी पेंडिंग कितने हैं? 5 आवर्स। तो यहाँ पे G2 फेज को हम कैटेगराइज करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 आवर्स, 4 घंटे इसमें लगेंगे। और जो M फेज है वो सबसे छोटा साइकिल है, आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो इसका जो एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो गया है। तो इस फेज में ओनली 1 आवर्स का ड्यूरेशन लगता है। दैट मीन्स M फेज, देखो यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहले आया कौन? तुम्हारा G1 फेज। G1 फेज में यदि मैं बोलूं कि ये कितना समय लेता है, इट टेक्स 11 आवर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसको गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज बोल सकते हो, या फिर G1 मतलब कि ग्रोथ फेज, इसको हम बोल सकते हैं ग्रोथ फेज 1 बोल सकते हैं। ठीक है, जो G1 फेज है उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, S फेज के पहले आ रहे हैं G1 और M फेज के पहले आ रहे हैं G2, है ना? दो मेन एसेंशियल फेज के पहले G1 और G2 आ रहे हैं। तो G1 और G2 में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, हाँ? तो ग्रोथ का मतलब ये होगा कि ऐसे कंपोनेंट्स या फिर प्रोटीन
जिसकी रिक्वायरमेंट एस फेज में होगी वो बनेगा तुम्हारे G1 फेज में, और जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो M फेज में होगी वो बनेगा आपके G2 फेज में। ठीक है, तो G1 फेज में ऐसे कंपोनेंट बनेंगे, है ना भाई। यहां पे बोल सकता हूं प्रोटीन और एंजाइम्स which are required in what G1 फेज में वो बनेगा जिसकी रिक्वायरमेंट हमको S फेज में है, which are required in S phase are synthesized in G1 फेज। ठीक है, ये G1 फेज में सिंथेसाइज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमको भाई एस फेज में रिप्लिकेशन कराना है, तो रिप्लिकेशन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो चाहिए हेलिकेज और एक हमको चाहिए ORC प्रोटीन। ठीक है, एक हेलिकेज एंजाइम चाहिए और एक चाहिए हमको ORC प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो आपके G1 फेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यदि आप एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप देखिए G1, S, G2 और M फेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट फेज जो है 11 आवर का है, जो कि कौन है हमारा G1 फेज है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, राइट। ये हमारा लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। ये जो की पॉइंट है देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4 विद एग्जाम्पल, इसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। यदि मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज को आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ लेक्चर सीरीज के साथ साथ आप अपनी एक कॉपी रखिए बायोलॉजी की, और उस बायोलॉजी की कॉपी में इसको मेंटेन करते चलिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में यहाँ पे देखना G1 फेज के बाद यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं किसको, S फेज को। तो सेकेंड नंबर का जो फेज होता है वो S फेज होता है, और S फेज का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। दैट मीन्स इसमें कुछ नए चीज़ों का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनती है, तो दो चीज़ें, एक तो यहाँ पे DNA का रिप्लिकेशन होता है। DNA का रिप्लिकेशन मतलब यदि DNA एक है तो वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, DNA के नंबर डबल हो जाते हैं। साथ में एक और जो की पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका, यहाँ पे बोल सकते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेल डिवीजन में जब हम एम फेज में जाएंगे तो सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होगी, जो 2 सेंट्रियोल आगे चल के क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेंगे। तो इन्हीं सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है 1 से 2 होना, दैट मीन्स एक जो ग्रेन्यूल लाइक सेंट्रियोल था वो डिवाइड होकर के 2 सेंट्रियोल का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। तो एस फेज में 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स एक है DNA रिप्लिकेशन और दूसरा है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। प्लस इसमें एक पॉइंट और आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये कितना टाइम ले रहा है, तो इट टेक्स, कितना आवर्स ले रहा है भाई, यहाँ से देखो 8 आवर्स, तो इट टेक्स 8 आवर्स, 8 घंटे में एस फेज का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। हम इसके बाद देखते हैं G2 फेज को। तो मैंने आपको पहले ही बताया G1 फेज में वो चीज़ें बनती है जिसकी रिक्वायरमेंट S फेज में है, तो G2 फेज में वो बनेगा जिसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, M फेज में। तो M फेज में यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे सेकंड वाले पेज में हम चले जाते हैं, वहाँ पे हमने उसको नोट कर दिया। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, अब हम इसमें तीसरे नंबर का जो प्रोसेस है वो इसको मेंशन कर लेते हैं, ये ऐसा। ठीक है, G1 फेज, G2 फेज को भाई G2 फेज का मतलब यदि आप बोल सकते हो तो गैप 2 फेज बोल दो, या फिर इसका नाम रखेंगे ग्रोथ 2 फेज, ग्रोथ 2 फेज के नाम से इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, M फेज में है, यहाँ है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा G2 फेज में। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अ प्रोटीन which are required
which are required in M phase are synthesized in कौन सा फेज, G2 फेज, G2 फेज में बनेंगे। एग्जाम्पल, तो जब हम प्रोफेज में जाएंगे तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के साथ बाइंड होता है, तो उसी स्पिंडल फाइबर के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, यही कंपोनेंट्स मिलकर के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन जो है वो G2 फेज में हो जाएगा। और G2 फेज का टाइम टेकिंग यदि आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था इसको रिक्वायरमेंट होती है 4 आवर्स की, तो ये 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इट टेक्स 4 आवर्स। ठीक है, ये हमारा जो है वो G2 फेज हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे कवर करेंगे किसको, G2 फेज के बाद आएगा आपका M फेज। तो M फेज का मतलब हो गया तुम्हारा माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस बोलेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस को हम M फेज में कैटेगराइज करते हैं। इसको कितना टाइम लगता है, तो मैंने कहा इट टेक्स 1 आवर। इसको 1 घंटे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 1 घंटे में जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, देखिएगा। सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो G1 फेज से स्टार्ट होता है। तो यदि मान लो यहाँ पे हमारा एक सेल है और इस सेल के पास क्या है, 2N है और 2C है। अब ये N और C क्या है, तो C का मतलब क्रोमोसोम मत कर देना, है ना। C मतलब हो गया नंबर ऑफ DNA, और N मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम एक सेल के अंदर ये मान के चल रहे हैं कि अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ DNA जो है वो 2N और 2C है, डिप्लॉयड है मान लेते हैं। अब हमारे सेल ने क्या किया, G1 फेज को कंप्लीट किया और कंप्लीट करके ये जा रहा है कौन से फेज में, मान लेते हैं ये आपका सेकेंड फेज में आ गया, जिसका नाम है S फेज। ये यहाँ तक चला, तो S फेज में आएगा तो भी जो नंबर पहले था वही रहेगा, 2N और 2C रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि ना तो यहाँ पे DNA बन रहा है और ना ही क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा S फेज है, ये जो हमारा S फेज है, S फेज में क्या बनता है भाई, DNA बनता है। तो DNA का नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखो DNA का नंबर कौन सा है, C है, तो C को हमने मेंशन किया है 2C। तो जैसे ही यहाँ पे ये तुम्हारा S फेज कंप्लीट होगा, तो S फेज कंप्लीट होने से हो जाएगा ये 2 का N रहेगा और ये हो जाएगा 4C। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है जैसा पहले था, नंबर ऑफ DNA जो है वो डबल हो गया। ठीक है, अब ग्रोथ फेज में तो भाई सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पे नंबर तो चेंजेस नहीं होगी। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी वही रहेगा, 2N और 4C रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। मगर जब हम M फेज में आएंगे, और M फेज में इधर मैं मेंशन करता हूँ मेटाफेज, और मेटाफेज से आगे जाएंगे एनाफेज। ये मेटाफेज से जैसे ही एनाफेज में जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, है ना। जो सिस्टर क्रोमैटिड होगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो क्रोमोसोम के नंबर जो है वो डबल हो जाएंगे। तो डबल होने के इन द सेंस है यहाँ पे 2N से हो जाएगा ये 4N और ये हो जाएगा 4C। तो एनाफेज में यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे या नंबर ऑफ DNA पूछें तो डबल ही रहेगा। मगर जैसे ही एनाफेज से जाएगा टेलोफेज, और टेलोफेज के बाद इसका जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, एक और ये 2, दोनों के पास 2N और 2C, 2N और 2C जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और DNA जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, है ना। अब ये देखो, ये जो सेल है वो फिर से डिप्लॉयड हो गया और ये वापस सेल डिवीजन के प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहा है।
तो ये एक फंडामेंटल है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनको आप रीड करेंगे तो आराम से आपके पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नीट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, पीजीटी एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, और सीएसईआर नेट एग्ज़ाम्स में तो ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो इन तीनों एग्ज़ाम्स में ये कवर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ बढ़ रहे हैं आफ्टर, यदि मैं मेंशन करूँ आफ्टर एस फेज। एस फेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो जो आपका 2n था, ये देखो यहाँ पे एस फेज कंप्लीट हुआ तो जो 2n है वो 2n ही रहेगा और 4c हो जाएगा। जैसे ही एना फेज कंप्लीट होगा तो एना फेज कंप्लीट होने के बाद ये जो 2n है वो चले जाएगा 4n में और 4c में। जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा वैसे ही ये हाफ हो जाएंगे और वापस 2n और 2c। सेकेंड जो हमारा सेल होगा वो भी 2n और 2c हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो एक्चुअल फेथ होता है आपके सेल डिवीजन एंड साइकिल का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आगे वाली स्लाइड्स में। अब यहाँ पे बात आती है चेक पॉइंट, है ना, चेक पॉइंट्स का। तो चेक पॉइंट एक तरह का क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं, एक को हम बोलेंगे सीडीके और एक है आपका साइक्लिन। ठीक है, सीडीके और एक साइक्लिन, ये दोनों सीडीके और साइक्लिन मिल करके चेक पॉइंट बनाते हैं। और इनका काम क्या है, तो इनका काम है रेगुलेशन करना। किसका रेगुलेशन करेंगे, तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं ये प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन का नाम है सीडीके और साइक्लिन। सीडीके का फुल फॉर्म बोलेंगे तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। ठीक है, ये दोनों हमारे सेल डिवीजन के प्रोसेस को, सेल साइकिल के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाता है तुम्हारा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ कि चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए हम फिर से चले जाते हैं हमारे, ये देखिए हमारा सेल साइकिल में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक देखो, ये आपका G1 फेज है और ये आपका G0 फेज है। तो G1 और G0 फेज के बीच में देखो, G1 से G0 फेज के बीच में जो चेक पॉइंट पड़ेगा दैट इज कॉल्ड चेक पॉइंट नंबर 1। इसको हम बोल देंगे चेक पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में G1 से S फेज के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया चेक पॉइंट नंबर 2। ये कहाँ पे है, तो G1 और S फेज के बीच में है। G1 और S फेज के बीच में जो है वो चेक पॉइंट नंबर 2 है। S फेज में दो चेक पॉइंट्स होते हैं, तो एक चेक पॉइंट्स को अपन यहाँ बना देते हैं, ये एक चेक पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड चेक पॉइंट। ठीक है, अच्छा इसका नाम रख देते हैं, चलिए ये हो जाएगा हमारा चेक पॉइंट 3 और इसका नाम हो जाएगा चेक पॉइंट 4 हो जाएगा। टोटल कितने हो गए, 4 चेक पॉइंट्स हो गए। इसका नाम क्या रखेंगे, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, अर्ली एस से लेकर के लेट एस फेज, है ना। एस फेज जहाँ से शुरू होगा और जहाँ खत्म होने लगेगा उसके पहले ये खत्म हो जाएगा चेक पॉइंट। इसके बाद वाला जो है अब भाई अर्ली से लेट चले गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका लेट S2 ये कहाँ जाएगा, G2 फेज में जाएगा, तो ये G2 फेज तक जाएगा। ये हो गया हमारा चेक पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि चेक पॉइंट नंबर 4 किसके बीच में होता है, तो लेट एस और G2 के फेज, लेट एस और G2 फेज के बीच में होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा लास्ट हमारा बन जाता है ये वाला चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट को तुम बोल सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा चेक पॉइंट नंबर 5। ठीक है, रोमन वर्ड में नोट कर लेते हैं ऐसा। और ये किसके बीच में है, तो G2 फेज से लेकर के M फेज के बीच में, M फेज के बीच में। ये हो गया एक्चुअल चेक पॉइंट्स। एक और चेक पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे, अब इसको चेक पॉइंट 6 नहीं बोलते, बस यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जिसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये चेक पॉइंट क्या करता है, सेल को मेटाफेज से एनाफेज में ट्रांजिशन के लिए मदद करता है।
मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यदि नहीं होगा तो कोई भी सेल मेटाफेज से एनाफेज में जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो ये जो है ट्रांजिशन करता है कौन, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो टोटल हमारे पास चेक पॉइंट्स हो गए। चेक पॉइंट नंबर 1 जो है वो कहाँ है, G1 से G0 फेज के बीच में। चेक पॉइंट नंबर 2 कहाँ है, G1 से S फेज के बीच में। चेक पॉइंट नंबर 3 कहाँ है भाई, आपका अर्ली S फेज से लेट S फेज में है। चेक पॉइंट नंबर 4 कहाँ है, तो लेट S फेज से जाएगा कहाँ पे, S फेज से जाएगा ये G2 फेज में। और फिफ्थ वाला जो है वो कहाँ जाएगा, G2 से लेकर के M फेज में जाएगा। और लास्ट यदि हम 6 को कंसिडर करें तो ये आ जाएगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स मेटाफेज को एनाफेज में प्रमोट करेगा। तो ये कहाँ आएगा, मेटाफेज बिटवीन एनाफेज। ठीक है, मेटा और एनाफेज के बीच में ये चेक पॉइंट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको चेक पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और जितना जल्दी हो सके इस टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप तो ये समझ गए कि चेक पॉइंट मतलब क्या होता है। टोटल चेक पॉइंट जो है 5 to 6 चेक पॉइंट होते हैं जो कि अलग अलग लोकेशन में, फॉर एग्जांपल आपकी कार जाती है तो टोल नाके में उसकी चेकिंग होती है और आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद वहाँ से चल जाते हैं, है ना। सेम वैसे ही जब सेल साइकिल चलेगा तो आपको चेक करेंगे, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करेंगे। ये सेम प्रोसेस होता है किसका, चेक पॉइंट का। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, एनाफेज बोलेंगे इसको प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। इसका काम क्या है, ट्रांजिशन करता है। ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन कहां से कहां करेगा, जो सेल डिवीजन जो चल रहा है वो मेटाफेज में यदि रहेगा तो उसको आगे बढ़ा के वो क्या करेगा, मेटाफेज से एनाफेज में प्रमोट कर देगा। मेटाफेज से एनाफेज में प्रमोट करेगा, ये इसका काम है। ठीक है, एक्चुअल में जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो सिस्टर क्रोमैटिड को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है, जिसके कारण मेटाफेज से जब एनाफेज में जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होके अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो एक नया फेज आ गया, G0 फेज। तो हमने तो सेल साइकिल में इसको पढ़ा ही नहीं भाई, ये तो कहीं था ही नहीं, तो ये आया कहाँ से। तो G0 फेज कब आएगा, यहाँ पे कंडीशन को देखिएगा, दो कंडीशन बन सकते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से देखना। अब इस डायग्राम में आप देखो ये हमारा G1 फेज है ना। ये G1 फेज में क्या हो रहा है, G1 फेज में जो सेल रहेगा वो जाएगा कहाँ पे, S फेज में। ये कब होगा, जब सेल परफेक्ट होगा, उसमें कोई एरर या फिर डैमेज नहीं होगा, तब की बात है। मगर यदि ऐसा हुआ कि वो सेल जो डिवाइड करने आया हुआ है उसमें कोई डैमेज है, ठीक है, या फिर एरर है, तो इस कंडीशन में उनमें सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो चले जाएगा आपके G0 फेज में और सेल डिवीजन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखना, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे अपन सेट करते हैं इसको। तो भाई G0 फेज को हम क्विसेंट फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, G0 फेज में सेल कब एंटर करेगा, तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रहा है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन यदि किसी सेल में कुछ एरर आ गया, ठीक है, एनी एरर और डैमेज इन सेल, तो सेल में यदि कोई भी डैमेज या फिर एरर आएगा तो वो जो है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस में नहीं बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है ना, सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉप होने के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, ट्रांसफर टू G0 फेज। G0 फेज जो है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, जो सेल का जो डिवीजन होता है यहाँ पे नहीं होता।
तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या, G0 फेज में क्या होगा? तो देखिए सेल जो है वो G1 में हो या G0 में हो, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है या फिर नहीं होता, तो आप इसमें आंसर ले सकते हैं कि हाँ भाई इस कंडीशन में जो है वो मेटाबॉलिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। दूसरी बात, इनमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है और ये मेटाबॉलिकली क्या है, इनएक्टिव है। तो यहां पे क्या होगा, रिपेयरिंग होगा। क्या होगा, रिपेयरिंग ऑफ सेल, या फिर यदि डीएनए में कोई चेंजेस हो गई है या म्यूटेशन हो गया है तो उसके डीएनए में भी क्या हो सकता है, रिपेयरिंग हो सकता है। अब मैंने भाई अपने कार को रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, अब कार रिपेयर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दो कंडीशन बन जाता है ना। यहाँ पे एक कंडीशन बन जाएगा, यहाँ पे एक कंडीशन बन जाएगा, देखिएगा दो कंडीशन मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। यदि रिपेयर हो गया तो, और यदि रिपेयरिंग नहीं हुआ तो नो रिपेयरिंग। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेंगे। यदि ये रिपेयरिंग हो गया तो ये वापस चले जाएगा कहाँ पे, G1 फेज में, प्रोसीड होके S फेज, S फेज से G2, G2 से M फेज, और M फेज से अल्टीमेटली इसका सेल डिवीजन हो जाएगा और दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मगर यदि रिपेयरिंग नहीं हुआ तो नहीं होगा तो क्या होगा, अब ये सेल के लिए कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसका हो जाएगा PCD। PCD दैट मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया डेथ और सेल का काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आप G0 फेज को समझ सकते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल डिवीजन नहीं होगा, G1 से ही G0 में आता है और G0 में यदि रिपेयर हो जाएगा तो G1 में वापस चले जाएगा, दूसरे फेजेस में नहीं जाएंगे। मतलब जो एंट्री पॉइंट होता है वो G1 से G0 और G0 से G1 हो सकता है, अदर स्टेजेस में कभी भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को आप क्रैक कर पाएंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा G0 फेज। अब G0 फेज के बाद हमको क्या देखना है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके ओके ओके, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, इस स्लाइड में आपको दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज। इसमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है, किसके बिटवीन पे, आपको G1 फेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो देखो G1 फेज मतलब ये गैप 1 फेज है। अब बताइए G1 फेज में क्या डीएनए का सिंथेसिस होता है, नहीं होता। डीएनए का सिंथेसिस जो है वो S फेज में होता है, तो ये हट गया, कंपोनेंट्स को हटा दिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट टेक प्लेस। सेल का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो सेल डिवीजन के सबसे लास्ट फेज में होता है, जिसको हम बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, अब यहां पे देखो G1 फेज में क्या बोल रहे हैं, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। हाँ सही है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होता है, ग्रो भी करेगा बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। यस, ग्रो होगा मगर डीएनए रिप्लिकेशन नहीं होगा, वो कहाँ जाके होगा, एस फेज में जाके होगा। ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है अभी। चलो डी को पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, और न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो लास्ट वाले फेज में होता है। मतलब कि आपको यदि मैं बोलूं प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज तक के फेज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। तो अभी तो हमारा इंटरफेज चल रहा है और G1 में कहाँ से न्यूक्लियर डिवीजन होगा, है ना। अभी तो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखिएगा, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट इन सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। अब इनएक्टिव स्टेज बोल रहा है मतलब कौन सा फेज है, G0 फेज। दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, जिसको हम G0 फेज बोलते हैं।
दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ, ये किसके एंड में होगा? तो एम फेज में जा ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि G0 फेज से कभी भी G1 से G0 में जाना होगा तो कभी भी ये सेल जो है वो G1 से G0 में ही जाएगा और वापस आना होगा तो वापस G1 में आएगा। तो इसका जो आंसर बोलेंगे वो कौन सा फेज है? G1 फेज आपका आंसर होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। थोड़ा स्पीड हो जा रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन आंसर को बनाएं और करेक्ट करने के लिए आप आगे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलो, इसी वीडियो सीरीज में हम 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा। इंटरफेस के बाद हम स्टार्ट करेंगे एम फेज, जो कि बहुत ही इजी फेज है और उसमें आपको बहुत इजीली मैं आपको चारों फेजेस को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे देखिएगा सेल इन G0 फेज, ठीक है। अब G0 फेज में गया है, कहां से गया है? तो G1 से आया है G0 में, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बोला था, ठीक है। अब देखो, टर्मिनेट दी सेल साइकिल, सेल साइकिल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो कुछ समय के लिए कहां गया हुआ है? G0 फेज में गया हुआ है, ठीक है। तो टर्मिनेट जो वर्ड है इसके लिए एकदम 100% परफेक्ट नहीं है। एग्जिट दी सेल साइकिल, यस, हमारा जो सेल साइकिल होता है उसमें G1 है, S है, G2 है, M है। G1 से यहां आ गया ये G0 फेज में, तो अभी कुछ समय के लिए क्या हो गया है? ये एग्जिट हो गया है। तो मुझे ये पॉइंट जो है वो सही लग रहा, बट चलो अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं और यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्शन सी क्या बोलता है अभी देखो, इंटर्स दी सेल साइकिल। अरे भाई, G0 फेज में एंटर थोड़ी ना करेगा, वो तो बाहर जा रहा है। सस्पेंड दी सेल साइकिल, सस्पेंशन तो वहां पे हो ही नहीं रहा, ठीक है, सस्पेंड नहीं हो रहा है, वो कुछ समय के लिए एग्जिट करके G0 फेज में जा रहा है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा गेम है। आप यदि टर्मिनोलॉजी को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन है, एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। चलिए, अब जो फोर्थ क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का परफेक्ट फेज कौन सा है? तो हमने साइकिल में देखा सबसे पहले G1, G1 के बाद S, S के बाद G2 और लास्ट में आता है M फेज। देखो G1 कहाँ है? इन दोनों ऑप्शंस में G1 है ना। इन ऑप्शंस में तो M फेज बोल रहे हैं, गलत है। S फेज बोल रहे हैं, गलत है। G1 फेज के बाद क्या आता है? S फेज आता है। G2 फेज नहीं आता, उसके बाद G2, उसके बाद M। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग विच फेजेस of the cell cycle the amount of DNA in the cell remain at 4C level if the initial amount is denoted as 2C, ठीक है। क्या बोल रहे देखो, अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है आपको, अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है, remain at 4C level if the initial amount is denoted as 2C, है ना। तो कहां तक डीएनए जो है वो कहां तक 4C रिमेन रहेगा? तो लास्ट G2 फेज तक वो रिमेन रहेगा। देखो G1 फेज में तो 4C नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। G0 फेज में तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पे G1 फेज दिया हुआ, ये गलत है। M फेज जब कंप्लीट हो जाता है ना भाई, क्या बोल रहा है? लेवल इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। यदि 2C था और 2C से क्या हो गया 4C, तो ये कब तक रहेगा? G2 फेज तक रहेगा। लास्ट कहाँ तक रहेगा? G2 फेज तक रहेगा। इसमें डाउट है तो चलिए मैं आपको सेल साइकिल वाले डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें देखिए हमारा जो 4C तक कब तक रहेगा? G2 फेज तक रहेगा।
मगर एम फेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये वापस 2N2C में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आपको वहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ, और जो हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए थे वो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे समझ लो पहले। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का डिवीजन कहाँ कहाँ होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये चारों फेजेस को यदि हम एक साथ क्या बोलें ऐसा पूछें तो आप इसको बोलोगे कैरियोकाइनेसिस। अब जैसे ही टीलोफेज हो जाएगा तो टीलोफेज के बाद एक सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, ये सेपरेट होंगे और ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद डिवीजन होगा किसका? डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो कहलाता है आपका साइटोकाइनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। ये कब होता है? जस्ट आफ्टर, है ना, इसको बोल सकते हैं जस्ट आफ्टर टीलोफेज। टीलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहां पे बात आ गई कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसके टोटल 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हम सबसे पहले कवर करेंगे माइटोसिस में। माइटोसिस सेल डिवीजन में पहला स्टेप जो है वो प्रोफेज है। पहले माइटोसिस क्लियर करेंगे, देन मियोसिस को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो माइटोसिस सेल डिवीजन को हमने पहले भी स्टडी किया है कि भाई एक तरह का इक्वेटोरियल सेल डिवीजन होता है। जो डॉटर पेरेंटल सेल्स जो होते हैं वो 2N होंगे, तो यहाँ पे ये 2 सेल बनेंगे, ये भी 2N होगा और ये भी 2N होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटोरियल सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम माइटोसिस में पहले पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद देखेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो देखो माइटोसिस में सबसे पहले आपका फेज आता है प्रोफेज। इसको याद कैसे करेंगे? इसका ट्रिक है प्राइम मिनिस्टर एट, प्राइम मिनिस्टर एट हाउस। ठीक है, इसको हटा देता हूं ऐसा। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर एट 80 हो गया, हाउस कहाँ है मुझे पता नहीं वो ट्रिक के लिए है, तो प्राइम मिनिस्टर एट हाउस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज होगा। अब प्रोफेज में जो मेन पॉइंट है वो की पॉइंट यदि हम बात करेंगे तो 4 पॉइंट्स होते हैं। इन 4 पॉइंट्स को समझिएगा। देखो ये हमारा सेल है और सेल के अंदर में क्या था? यहाँ पे न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर में क्या है? यहाँ पे क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जैसे ही आपका G2 फेज कंप्लीट होगा और ये एंटर करेगा कौन से फेज में? प्रोफेज में। सबसे पहले कहाँ एंटर करेगा? प्रोफेज में। अच्छा सीक्वेंस देखो, सबसे पहले आया G1 में, G1 के बाद कहाँ गए अपन? S फेज में, S फेज के बाद G2, G2 फेज के बाद M फेज। अब M फेज में क्या है? सबसे पहले प्रोफेज, प्रोफेज के बाद क्या आएगा? मेटाफेज, मेटाफेज के बाद क्या आएगा? एनाफेज, एनाफेज के बाद लास्ट में आएगा टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा भाई। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, है ना। ध्यान से पढ़ो यार, सब क्लियर होगा। ठीक है, और एग्जाम नहीं निकलेगा तो बताना। ठीक, और क्या करेंगे? और पढ़ेंगे उसको। ठीक है, एक ही चीज़ों को बार बार पढ़ो। आप YouTube में किसी एक टीचर को मेंटर बना लो और उसी के अकॉर्डिंग आप चलो, तो जो एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई किया है उसमें आपको बहुत अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा प्रोफेज में क्या होगा। सबसे पहले ना जो
क्रोमोसोम है वो अब थिक एंड कंडेंस होना स्टार्ट होगा, और जो न्यूक्लियस है उसके लिए जगह कम पड़ेगा, तो न्यूक्लियस वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, धीरे से जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे टूटते जाएगा, और क्रोमोसोम जो है वो और भी ज्यादा कंडेंस होते जाएगा। क्रोमोसोम और भी ज्यादा कंडेंस होते जाएगा। ठीक है, जो हमने एस फेज में सेंट्रियोल बनाए थे, 2 सेंट्रियोल थे एस फेज में, एक सेंट्रियोल में डिवीजन हुआ था और वो 2 बन गया था। ये सेंट्रियोल अपने अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे और 90 डिग्री में ये सेट हो जाएंगे ऐसा। ठीक है, मतलब ये सेल का 2 पोल बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे बनाएंगे, ये मूव कर गया वहां पे। ठीक है, और एक बात और है कि भाई जब क्रोमोसोम आपके साइटोसॉल में आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस तो हट गया, तो न्यूक्लियस के हटने के बाद जो क्रोमोसोम है वो बहुत ही ज़्यादा थिक और कंडेंस हो जाएगा, और वो दिखने लगेगा जैसे कि हम एक्स लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमोसोम का, वो वैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम डिसअपियर। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है धीरे 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 डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने के बाद जो सेंट्रियोल है वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेगा, तो सेंट्रियोल्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है, ये अपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, यहां पे आप देखिएगा, समझ में आ रहा है पॉइंट। उसके बाद में मैंने कहा था कि जो क्रोमोसोम है वो थिक और कंडेंस हो जाएगा, तो तीसरा जो पॉइंट है वो हो जाएगा क्रोमोसोम बिकम थिक एंड कंडेंस्ड, थिक और कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, थिक और कंडेंस होने के बाद जो लास्ट पॉइंट है, जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स जो साइटोसॉल में होते हैं, भाई अब क्रोमोसोम बहुत थिक और कंडेंस होते जा रहा है, तो उसको प्रॉपर स्पेस चाहिए ताकि वो कैरियोकाइनेसिस कर सके। तो कैरियोकाइनेसिस होने के लिए बाकी जितने भी ऑर्गेनेल होंगे जिसके रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है, वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी हो गए, एंड अदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बिकम डिसअपियर, ये भी डिसअपियर हो जाएंगे। तो हमारे प्रोफेज में 4 की पॉइंट्स हम मान सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो आपका हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो गया, हट गया। सेंट्रियोल जो है अपने अपने पोल की तरफ मूवमेंट करने लग गए, और जो क्रोमोसोम है वो बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ही ज़्यादा कंडेंस हो गया है। ठीक है, ये कब होगा, तो लेट प्रोफेज में होगा, मतलब प्रोफेज जब एंड होने वाला रहेगा तब भी क्रोमोसोम थिक और कंडेंस हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन के कौन से फेज में हम क्रोमोसोम की इजीली स्टडी कर सकते हैं, तो प्रोफेज नहीं है, क्योंकि लेट प्रोफेज में ये थिक और कंडेंस हुआ है। अब दिखने लगेगा तो दिखेगा कहाँ, एंड ऑफ दी प्रोफेज में। तो प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। तो मेटाफेज उसका आंसर होगा। सबसे अच्छा स्टडी यदि करना है आपको क्रोमोसोम का, तो आप मेटाफेज स्टेज में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने कहा कि अदर जो ऑर्गेनेल है, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, ये सब के सब ये भी गायब हो जाएंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमको क्रोमोसोम को डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, वो करना है हमको, अदर चीजें अभी बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये हो गया। अब यहीं पे की पॉइंट आपको बता रहा हूं कि टेलोफेज में क्या होगा। प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होता है टेलोफेज, मतलब यहां पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुआ है वो रीअपियर हो जाएगा। एक बात, सेंट्रियोल का वहां पे कोई काम नहीं है, सेंट्रियोल तो डिग्रेड हो जाता है, हट जाएगा, उसका बात नहीं है। क्रोमोसोम जो थिक और कंडेंस हुआ था वो वापस थिन होगा और अपने आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, वो नहीं दिखेगा क्रोमोसोम जैसा, वो लंबे से थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है,
और जो ईआर और गोल्जी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो डिसअपियर हुए थे वापस बनने लगेंगे। तो जो चीजें प्रोफेज में हुआ था उसके उल्टा होगा कहाँ पे, आपके टेलोफेज में। तो देखो एक ही स्लाइड में मैंने आपको प्रोफेज भी बता दिया और आपका टेलोफेज भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए जैसे ही आपका प्रोफेज कंप्लीट होगा तो प्रोफेज के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो क्रोमोसोम है, हमारा जो सेल है वो कैसे दिखेगा भाई, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिएगा, चलिए अब इसमें देखिएगा, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, प्रोफेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक्चुअली दिखेगा कैसे। तो जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगा तो हमारे पास अब क्या होगा, ये सेल बन गया अपना। ठीक है, इस सेल में जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा, कहीं भी रहेगा वो क्रोमोसोम। ठीक है, इसका फिक्स लोकेशन नहीं होगा। अब जैसे ही प्रोफेज से मेटाफेज में आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो जैसे कि मैं एक बड़ा सा सेल बना देता हूँ यहाँ पे, एक ऐसा बड़ा सा सेल बना देता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या हुआ था, जो सेंट्रियोल था वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट कर लिया था। तो ये देखो, ये हमारा सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल में मूवमेंट करने के बाद इसमें क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला जो काम है इस स्टेज में, तो फॉर्मेशन होगा किसका, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर जो है वो बन जाएंगे। और स्पिंडल फाइबर को जो धागा है, थ्रेड है, एक जो थ्रेड है वो कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा आपको। एक जो धागा है देखो, एक जो छोर है वो एक सेंट्रियोल को टच करेगा और दूसरा जो एंड होगा, दूसरा जो छोर होगी वो क्या करेगा, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में एक डिस्क लाइक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर प्रोटीन, उसके साथ में बाइंड होगा। तो यहाँ पे देखो एक अलग से डायग्राम देखना, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से एक छोर को ऐसा बाइंड करके गया हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर में एक क्रोमोसोम यहाँ पे बाइंड है ऐसा। तो सेंट्रोमियर के ऊपर में एक क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर प्रोटीन है ये। ठीक है, तो काइनेटोकोर प्रोटीन से दूसरा जो एंड होगा वो इससे बाइंड हो जाएगा। क्रोमोसोम से बाइंड नहीं हो रहा है और ना ही सेंट्रोमियर से बाइंडिंग हो रही है। जो इसका फर्स्ट एंड है वो बाइंड कर रहा है आपके सेंट्रियोल के साथ, और जो सेकेंड एंड है ये वाला है ना, ये सेकेंड एंड जो है वो बाइंड कर रहा है आपके काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। क्लियर पॉइंट। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो क्रोमोसोम का एक छोर और दूसरा छोर की बात कर रहे हैं अपन, तो एक और स्पिंडल फाइबर ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्रोमोसोम एक यहाँ पे है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक और नीचे गया हुआ है, एक और ऊपर में है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, छोटा छोटा क्रोमोसोम ऐसा हम, ठीक है, रंगोली बना रहे जैसा बना देते हैं ऐसा, ये ऐसा किसी भी लोकेशन में ये क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। मेटाफेज में क्रोमोसोम के जस्ट यदि बिहाफ में बोलेंगे तो क्रोमोसोम का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो लाइन मैं कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पे, लाइन जो खींच रहा हूँ मैं, इसको हम बोलेंगे मेटाफेसिक प्लेट। क्या बोलेंगे इसको, मेटाफेसिक प्लेट। इस मेटाफिजिक प्लेट की तरफ क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा, मतलब ये ऊपर है, ये बेचारा नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, और अल्टीमेटली ये पूरे क्रोमोसोम एक अलाइनमेंट में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, वन एंड ऑफ स्पिंडल फाइबर bind to centriole and other end bind with किसके साथ बाइंड कर रहा है, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ ये बाइंडिंग कर रही है, और ये कहाँ है, ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर
मियर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर प्रोटीन है, उसके साथ बाइंडिंग हो रही है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया मेटाफेज में, की पॉइंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, एक लाइन में ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मूवमेंट होगा क्रोमोजोम का। तो यहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम टुवर्ड्स मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेसिक प्लेट की तरफ इसका मूवमेंट होगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि मेटाफेसिक प्लेट क्या है, और एक लाइन में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लास्ट में नोट कर देते हैं कि फाइनली लोकेटेड एट, फाइनली क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड एट, कहाँ है, इक्वेटर में, जिसको हम मेटाफिजिक प्लेट बोल रहे हैं, इक्वेटर है ना, इक्वेटर में जाके सेट हो गए। अब ये इक्वेटर या फिर मेटाफिजिक प्लेट है क्या, तो यहाँ पे चलिए बताता हूँ मैं। मेटाफिजिक प्लेट का मतलब क्या होता है, मेटाफेज में वो सेंटर पॉइंट जहाँ पे क्रोमोसोम एक लाइन में सेट हो जाएंगे। ठीक है, इट इज इक्वेटर, इक्वेटर ऑफ द सेल एट मेटाफेज। ये मेटाफेज का क्या है, इक्वेटर जगह है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो फाइनली अब इस डायग्राम को अपन ले लेते हैं अर्ली मेटाफेज। तो चलिए देखते हैं लेट मेटाफेज में डायग्राम कैसे बनेगा। तो पूरे क्रोमोसोम को एक लाइन में सेट कर दो, पहले एक लाइन बना दो ऐसा, ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंट्रोमियर, 4 सेंट्रोमियर बना दो काउंटिंग करके, ये 4 हो गया। आधा सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर दिखेगा, आधा नीचे दिखेगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम एक लाइन में प्रॉपर सेट हो गए हैं, एकदम डिज़ाइन जैसा। ठीक है, इसका आप रंगोली भी बना सकते हैं। और ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल है, और क्रोमोसोम पूरे एक लाइन में क्या हो गए हैं, यहाँ पे सेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका काम है किसका, मेटाफेज का। मेटाफेज में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही मेटाफेज कंप्लीट होगा तो मेटाफेज से हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, एनाफेज में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एनाफेज में क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, ये आपका एनाफेज आ गया, और एनाफेज में अभी क्या होगा, मैंने आपको बताया था सेल साइकिल में कि ये यदि अभी मान लो मेटाफेज में था, और मेटाफेज से एनाफेज में आने के लिए हमको एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसका नाम क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होगा तभी ये जो सिस्टर क्रोमैटिड जो ऐसा दिख रहा था वो यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और ये अलग हो जाएंगे, एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, सेपरेट हो गए। तो यहीं पे तो क्रोमोसोम के नंबर डबल होंगे। अभी क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, अब क्या हो गया, ये 2 क्रोमोसोम्स हो गए, और क्रोमोसोम को मेंशन करते हैं 2n से, है ना। तो 1 से 2 हो गए, डबल हो जाते हैं क्रोमोसोम। तो याद रखना, एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है। तो ये देखो, ये हमारा इक्वेटर था, इक्वेटर में टोटल कितने क्रोमोसोम थे, 4 क्रोमोसोम ऐसा हमने दिखाया था। ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये देखो ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है। अब जैसे ही एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, अब इसको आप ऐसा सेल बना लो, ऐसा सेल बना लो। ठीक है, एकदम सर्कल फॉर्म में नहीं बन रहा बट चलता है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ये हमारा मेटाफिजिक प्लेट था, इधर कौन था, सेंट्रियोल है, और ये ऐसा इसके साथ बाइंड है। ठीक है, ये ऐसा बाइंड है, ये ऐसा बाइंड बना, पूरा बाइंड कर देते हैं ऐसा, ये हो गया, ये क्रोमोसोम ऐसे बाइंड है। अब क्या होगा, जो सेंट्रियोल है वो अपनी तरफ क्या करेगा, उसको धागे को, जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, वो अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। तो खींचने के कारण यहाँ पे एक नया चीज हो रहा है। क्या नया चीज हो रहा है भाई, तो इसमें यदि हम की पॉइंट मेंशन करना चाहें
तो एनाफेज में बहुत ही खास बात हो जाएगी कि यहाँ पे देखो, मान लो ये एक सिंगल क्या था, ये हमारा सेंट्रोमियर था, तो सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होकर ऐसा दो हो जाएंगे। देखो, एक सेंट्रोमियर इधर चले जाएगा, एक सेंट्रोमियर इधर, आधा सिस्टर क्रोमेटिड इधर चले गया और आधा सिस्टर क्रोमेटिड जो है इधर आ गया, टूट गया। तो देखो, एक सेंट्रियोल से यहाँ पे हो गए दो सेंट्रियोल, 1 और ये 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे मेन बात तो हो रही है डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब यहाँ पे जो सेपरेशन है सिस्टर क्रोमेटिड का वो यहीं पे होगा, दैट मीन्स सेपरेशन बोल सकते हो, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे लिख देते हैं अकर, यहाँ पे वो सेपरेशन हो। सेपरेशन होने से क्या होगा, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यदि वो नंबर जो है, यदि वो 2n रहा होगा तो आगे बढ़ के वो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ है, एक सेंट्रोमियर जो है वो दो सेंट्रोमियर में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ है। तो डुप्लीकेशन, या फिर इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं डुप्लीकेशन और डिवाइडिंग या डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर यदि एक है तो वो हो जाएगा दो हो जाएगा, ये खास बात होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो अपने पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो क्रोमोसोम्स moving towards डिफरेंट पोल, या डिफरेंट यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करते हैं, ओन पोल लिख देते हैं, OWN, ओन पोल, अपने पोल की तरफ ये मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट करने से कैसे दिखेगा ये, तो ये देखो, ये एक हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, ये चारों क्रोमोसोम ऐसे सेपरेट हो गए हैं और सब अपने पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एनाफेज स्टेज की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही एनाफेज कंप्लीट होगा तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे एक सेंट्रियोल, यहाँ पे एक सेंट्रियोल, ये थ्रेड जो है वो टोटल ऐसा 4 बना देंगे दोनों साइड, ये हो गया और ये हो गया, सेम इधर भी बना देते हैं वैसा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो, ये एक सेंट्रोमियर, दो सेंट्रोमियर, 3, 4 हो गए, 4 4 टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, टोटल 8 यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड होके सेपरेट हो गया। ठीक है, अब देखो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितना था, मान लो 4 था, तो यहाँ पे कितने हो गए, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल 8 हो गए। मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। ठीक है, डबल हो जाएगा, इस पॉइंट को आप समझ के रखिएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट फेज में आते हैं, टेलोफेज में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेलोफेज में क्या होगा। ठीक है, चलिए अब टेलोफेज में क्या होगा भाई, तो मैंने कहा था अपोजिट होता है, अपोजिट टू प्रोफेज, प्रोफेज का अपोजिट हुआ, तो वहां जो हुआ था उसको उल्टा लिख दो यार। ठीक है, पहली बात तो ये हमारा लास्ट स्टेज है। किसका लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है ना, ये कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज है। ओके, क्या होगा इसमें टेलोफेज में, तो टेलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन जो है वो गायब हुआ था, वो क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा, वापस आ गया। एक बात होगी। दूसरी बात, जो क्रोमोसोम थिक और कंडेंस हुए थे,
जो क्रोमोसोम जो है थिक और कंडेंस हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाएंगे और लॉस कर देगा, लॉस देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर लेगा। मतलब आप उसको देख के बता नहीं पाएंगे कि वो क्रोमोसोम है, वो पतले थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लेते हैं, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये 2 पॉइंट्स हो गए। और क्या था जो प्रोफेस में था, जितने भी ऑर्गेनेल थे वो गायब हो गए थे। तो जैसे कि ई आर की बात करें, गोल्जी बॉडी की बात करें और अदर ऑर्गेनेल की बात करेंगे, वो वापस से रिफॉर्म हो जाएगा, ये वापस बनने लगेगा, रिफॉर्म्ड, फिर से वापस ई आर और गोल्जी बॉडीज जो है आ जाएंगे। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे की पॉइंट आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो जो लास्ट हमने डिवीजन जो किया था, ये अपना 2 सेंट्रियोल था, यहाँ पे 4 धागे थे, ये ऐसा, यहाँ पे थ्रेड्स थे पूरे 4, ये ऐसा, यहाँ पे क्रोमोसोम, सबके अलग अलग क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम थे ऐसे। अब ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा, हमने कहा अभी। तो आइडेंटिटी को लॉस करने का मतलब है कि ये आगे जाएंगे और इस सेल के अंदर में ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे और वापस से हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगा। तो 2 न्यूक्लियस के लिए 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो हमारा क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया वापस। ये देखिए जो पहले था वैसा ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब धीरे से क्या होगा कि ये जो सेल है, ये दोनों जो पार्ट है वो ऐसा हल्का सा क्लीवेज बनेगा और सेल डिवीजन का जो लास्ट फेज जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, उसका यहाँ पे इनिशिएशन होगा। ठीक है, तो टेलोफेज में लास्ट में हमें जो सेल है वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ बन जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता कौन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स होते हैं उसी से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये स्टार पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये टेलोफेज हो गया, लास्ट स्टेज है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गया था वापस आ गया, क्रोमोसोम जो थिक और कंडेंस हुए थे वो थिन हो गए, लॉस देयर आइडेंटिटी, एक्स जैसा नहीं दिखेगा अब। ई आर और गोल्जी जो गायब हुए थे वापस रिफॉर्म्ड हो गए, वापस आ गए। और उसके बाद में यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसमें फ्यूरो बनने लग गया, आटे के डो को ऐसा, डो को, बॉल को ऐसा बाहर निकालते हो तो जो वहाँ पे पिंचिंग होती है वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने लग गया है। ये देखो यहाँ से क्लीवेज स्टार्ट हो रहा है, ये इधर आगे आएगा, ये आगे आएगा और अल्टीमेटली ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे जिसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज से लेकर के टेलोफेज तक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमारा क्या था, कैरियोकाइनेसिस था। अब देखते हैं ये प्रोसेस होने के बाद साइटोकाइनेसिस कैसे होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, चलिए ब्रीफ में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, सबसे पहले ये क्या था भाई, इंटरफेस की बात करते हैं। तो इंटरफेज में एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ और ये क्रोमोसोम के नंबर जो है वो डबल हो गए, डीएनए के जो नंबर है वो डबल हो गया। अब क्या होगा भाई, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अलाइनमेंट हुआ, अलाइनमेंट होने के बाद ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए और अपने पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। पोल से मूवमेंट करने के बाद ये इंडिविजुअली 2 सेल बन गया। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये वाला, ये वाला, ये हमारा एम फेज है। और एम फेज में कैरियोकाइनेसिस जैसे ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ वाला जो पॉइंट है वो हमारा साइटोकाइनेसिस है। ये हमारा क्या है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में किस तरह से होता है, क्योंकि दोनों में अलग होता है और यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है। चलिए, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है उसको मैं यहाँ पे बता दूं। साइटोकाइनेसिस का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मगर होता क्या है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, यदि मैं बात करूँ प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट
फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ये कैसा होता है भाई? तो भाई जो हमारा प्लांट सेल होता है वो रिजिड होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण जब ये कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा और क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, ऐसे ये अलग हो गए, तो अलग होने के बाद इनके बीच में रिजिड होता है, तो इनके बीच में यहाँ पे एक लाइनिंग बनेगी जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये हमारा क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट है। ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ऐसे ग्रेन्यूल फॉर्म में ऐसा रहेंगे धीरे से, और उसके बाद में यहाँ से ये दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे और ये दो इंडिविजुअल सेल बना लेंगे ऐसा। ठीक है, यहाँ पे इसका डीएनए है और इसमें इसका डीएनए है। मगर एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होगा? क्लीवेज फ्यूरो बनेगा। क्लीवेज फ्यूरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये क्लीवेज फ्यूरो क्या है? तो बलून जब फूट जाता है, फट जाता है, उसके बाद उसका छोटा छोटा आप उसको फ्लो करके क्या करते हैं, छोटे वाले बलून्स बनाते हैं। उसको हम अपने लैंग्वेज में चिरपोटी बोलते हैं। तो उसको जब आप ऐसा रोटेट करते हैं बलून को, तो बलून में छोटी छोटी लाइनिंग्स आ जाती है। उन्हीं लाइनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज फ्यूरो बोलते हैं। जैसे आटे के डो से आप डो को ऐसा बाहर निकालोगे तो वहाँ पे जो लाइनिंग बनेगी दैट इज कॉल्ड क्लीवेज फ्यूरो। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है और एनिमल सेल में क्लीवेज फ्यूरो बनता है। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो ऐसा रोटेट होकर के दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, और सेल वॉल नहीं होता तो क्लीवेज फ्यूरो बनेगा। बट प्लांट सेल रिजिड होता है, वो ऐसा क्लीवेज फ्यूरो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये एक यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या होगा भाई? जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा तो इसका जो मूवमेंट है वो जो है वो इसका जो मूवमेंट है वो हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट। सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट मतलब जो अंदर से बाहर की तरफ जाए, मतलब यहां से स्टार्ट होगा डिवाइड होना और इधर मूवमेंट करेगा, वो ऐसे मूवमेंट करेगा, है ना। ये सेल जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ, इधर मूवमेंट किया और इधर मूवमेंट किया है। मगर इसमें जस्ट उल्टा होगा। जैसे ये हमारा सेल जो है वो क्लीवेज हो रहा है ऐसा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस मान लेते हैं। अब ये डिवाइड हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? कॉर्नर से हो रहा है। मतलब यहाँ से पहले इधर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल मूवमेंट। सेंट्रीपेटल मूवमेंट बोलते हैं इसको। बट प्लांट सेल में जस्ट उल्टा होता है। मूवमेंट कैसा हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है। और ये जो फ्रेगमोप्लास्ट मैंने जो वर्ड यूज किया, ये छोटे छोटे वेसिकल से बनते हैं। वेसिकल जाके वहां पे एक तरह से ब्रिज बनाएगा। ब्रिज बनाने के बाद अंदर से बाहर की तरफ सेपरेट होने लगेंगे और दो सेल में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो की पॉइंट याद करना है। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है बिकॉज ऑफ सेल वॉल। ये किसके कारण बन रहा है? सेल वॉल के प्रेजेंट होने के कारण बन रहा है। मगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता तो वहां पे बनता है क्लीवेज फ्यूरो। मूवमेंट होगा प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल, और हमारे एनिमल सेल में होगा सेंट्रीपेटल मूवमेंट। मतलब बाहर से अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल और अंदर से बाहर की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे अपन सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा साइटोकाइनेसिस के कॉन्सेप्ट को बनाता है। और इसी के बाद फाइनली ये दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा डॉटर सेल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? डॉटर सेल। इस तरह से माइटोसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यदि आप इस वीडियो में माइटोसिस को क्लियर कर लिए कॉन्सेप्ट, तो मियोसिस आपके लिए बहुत इजी है। मियोसिस 1 में प्रोफेस बस नया लगेगा आपको, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइगेनेसिस। बट उसके बाद का जो प्रोफेस है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, और मियोसिस 2 तो सेम टू सेम माइटोसिस जैसा ही होता है। तो वो बहुत इजी होगा और जल्दी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आती है आपके सिग्निफिकेंस का, कि भाई जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस बोलेंगे, ये हमारे बॉडी का ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट, ये जो है वो सेल के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सेल के स्टेबिलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सेल। ठीक है। दूसरी बात, ये हमेशा बैलेंस करता है कि जो हमारे पेरेंटल सेल जो डिप्लॉयड थे, तो डॉटर सेल भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे और सेम होंगे, अपने पेरेंटल सेल की तरह क्या होंगे, सेम होंगे, कभी भी इसमें चेंजेस नहीं होगा। प्लस इसमें से जो सबसे मेन काम है, जैसे हमारे स्किन में डैमेज हो गया, तो अब नए जो स्किन बनेंगे वो किसके थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ द ऑर्गन और बॉडी बोल सकते हो। तो ये इसके हो गए तुम्हारे सिग्निफिकेंस। प्लस एक और जो है वो इसी का पॉइंट है वैसे, मगर इसको अलग बोल सकते हो, टू मेंटेन, ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा, टू मेंटेन साइटोसोल टू न्यूक्लियर रेशियो। ठीक है, मतलब दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल मेंटेन करने के लिए माइटोसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक बार इसको देख लो पहले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, आपकी बॉडी साइज को बढ़ाने के लिए, आपका ग्रोथ करने के लिए, आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन के साइज को बढ़ाना या डेवलप करने के लिए, ये पूरा प्रोसेस कौन करता है, आपका माइटोसिस। मेंटेनेंस करेगा आपके स्टेबिलिटी को प्रॉपर, आपके पेरेंटल और आप में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, कुछ जो चेंजेस होता है वो वेरिएशन के कारण होगा और वो मियोसिस में होता है। प्लस ये जो सेल डिवीजन है वो सोमैटिक सेल में होते हैं हमेशा ना, सोमैटिक सेल में ही इस तरह का डिवीजन होगा, जर्मिनल सेल में जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट किया हमने, इंटरफेस को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से हमारा सेल डिवीजन एंड साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसको हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकेंड लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, स्लाइड बना हुआ है, इसको हम सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, उनको कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन हिट करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए, बट आपको मेरे लिए एक हेल्प करना होगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ करेंगे। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल और वीडियोस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।